अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 को जो है क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि ये बेसिकली फ्लूइड होता क्या है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ्लो करता है, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड्स की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक को हम लोग जो है वो हाइड्रोस्टेटिक कहते हैं, दूसरे को जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। तो जब भी हम लोग जो है वो फ्लूइड को स्टेडी करते हैं रेस्टिंग कंडीशन पे, तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक कहते हैं, ठीक है। स्टेटिक देखो नेम से इंडिकेट कर रहा है। दूसरे हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो जब हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं, जब वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके इफेक्ट्स को, तो उसे हम लोग जो है फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। अब फ्लूइड डायनामिक्स को फर्दर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग कह सकते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स की फर्दर जो है वो टू टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनामिक और दूसरे को हम लोग कहते हैं एरोडायनामिक। अब देख लेते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रो एंड एरोडायनामिक्स होता क्या है। तो ये दोबारा उसने फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन लिखी है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। कहते हैं कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एंड इफेक्ट्स ऑफ मूविंग फ्लूइड। तो उसे हम लोग जो है फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं, जिसकी फर्दर हमारे पास जो है वो टू टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास हाइड्रोडायनामिक्स, दूसरा है हमारे पास एरोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोग जो है वो लिक्विड को स्टडी करते हैं जो कि मूव कर रहे हो, ठीक है, उसे हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। और जब हम लोग जो है वो गैसेस को स्टडी करें, ठीक है, इन मोशन, तो उसे हम लोग जो है वो एरोडायनामिक्स कहते हैं। नेम से इंडिकेट कर रहे हैं हाइड्रो एंड एरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने एक पॉइंट लिखा, कहता है कि विस्कोसिटी को हम लोग विस्कोसिटी के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो किस चीज़ के थ्रू जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी के थ्रू, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब ये है कि लाइक कौन सी चीज़ कितनी थिक है, कितनी विस्कस है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इसी चैप्टर में जाकर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे उसने जो है वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करती हैं जो कि अक्सर आपके पेपर में आ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे जो है वो डिपेंड करती है। और हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है ना, ये एनर्जी की वो है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास दो इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास विस्कस ड्रैग एंड स्ट्रोक्स लॉ। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो कि इजीली फ्लो कर जाए ना, तो इसका मतलब है कि उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो स्मॉल है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि जो है वो इजीली फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्मॉल होगी, लार्ज होगी, इन्फिनिट होगी, क्या होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि सब्सटेंस विच डू नॉट फ्लो ईजीली, तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो लार्ज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है वो ऐसा यूनिट बताया हुआ है विच इज़ हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। तो जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है किसी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, तो वो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होती है। तो उस रिटार्डिंग फोर्स को जो है वो ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि लाइक आप लोग फॉर एग्जांपल कोई बंदा बाइक पे बैठा है या गाड़ी पे बैठा है और वो अपना हाथ जो है वो साइडों से निकाल देता है, तो एक एयर होती है जो कि उसके हाथ को जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, तो उसको जो है हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो हमारे पास ड्रैग फोर्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि ड्रैग फोर्स का जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि विस्कस ड्रैग क्या होता है। तो विस्कस ड्रैग बेसिकली इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड या फ्लूइड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडीज, तो उसे हम लोग विस्कस ड्रैग कहते हैं, ठीक है। ड्रैग फोर्स की वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है ना, उसे हम लोग जो है विस्कस ड्रैग कहते हैं। सिंपल इज दैट। अब हमारे पास ये जो विस्कस ड्रैग है बेसिकली ये शेप साइज़ पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करती है, और हमारे पास ये स्पीड पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। किसकी स्पीड पर? ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। नेक्स्ट यहाँ पे उसने जो है वो आपको स्ट्रोक्स लॉ का जो है वो रिलेशन दिया, आप लोगों को ये रिलेशन भी पता हो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अगर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्लो हो, तो उस वक्त हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेकिन अगर हमारे पास स्पीड जो है वो हाई हो, तो उस वक्त हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जो है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ ईटा, ठीक है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम लोग जो है वो ईटा कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट उसने आप लोगों को ड्राइव करके दिया, आप लोगों को इसकी यूनिट का भी पता हो, जो कि है हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो ये हम लोग ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग इसको याद भी कर लो, दैट इज़ इट।
एक एमसीक्यू देख लेते हैं, कहता है इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड एंड बॉडी इज मूविंग विद द स्लो स्पीड देन द ड्रैग फोर्स बिकम्स। तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर बॉडी स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारे पास ड्रैग फोर्स का जो है वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। सो अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डबल हो रही है दिस मीन्स दैट ड्रैग फोर्स भी जो है वो डबल हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे एक और बात भी की थी कि अगर हमारे पास स्पीड जो है वो स्लो ना हो, फास्ट हो, तो फिर उस वक्त हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ वेलोसिटी। तो फिर हम लोग उस वक्त बोलते हैं कि वो 4 टाइम्स जो है वो ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड को जो है वो लाजमी एमसीक्यू में जो है वो देखना है एंड उसके बाद जो है वो अपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे उसने आपको एक और न्यूमेरिकल दिया जिसमें जो है वो उसने हाई स्पीड की बात की है। तो इस केस में आप लोग बोलोगे कि एफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। 4 टाइम्स हमारे पास जो है वो ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जिसे हम लोग वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द बॉडी विल फॉल एट द स्टेडी स्टेट, तो उसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो जब भी हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है ना वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का उसने आपको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। तो आप लोगों ने वो जो स्ट्रोक्स लॉ वाला जो रिलेशन था ना उसी में से जो है वो वी की वैल्यू को निकाल लेना है। तो आप लोगों के पास वो टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वो रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मास जितना ज़्यादा होगा टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि हमारे पास जो रेन ड्रॉप लार्जर होगा ना, ठीक है, उसका मैस भी ऑब्वियसली लार्जर होगा। तो जब उसका मैस लार्जर होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी जो है वो लार्जर होगी, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसके जो है वो मैस भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो उस वजह से इट हर्ट्स मोर देन लाइट रेन ड्रॉप। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि एक हैवी रेन ड्रॉप और एक लाइट रेन ड्रॉप जो है वो मतलब आ रहा है आसमान से, तो कौन सा जो है वो ज़्यादा हर्ट करेगा? अगर वो किसी बंदे के ऊपर पड़ता है तो कौन सा ज़्यादा हर्ट करेगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास जो लार्जर वाला होगा ना, लार्जर रेन ड्रॉप, तो वो ज़्यादा हर्ट करेगा। क्यों? उसका मैस ज़्यादा है, और जब उसका मैस ज़्यादा है तो दिस मीन्स दैट उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, पहले हम लोगों ने बात की कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वो मैस के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। और आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रख लो कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वो रेडियस के स्क्वायर के साथ, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और हमारे पास जो पैराट्रूपर होता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है? 200 किलो पर हावर। तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप ए टू बी इफ द बी हैज़ डबल रेडियस ऑफ ए। मतलब बी का रेडियस अगर ज़्यादा हो, डबल हो ए से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए का रेडियस जो है वो 1 है तो बी का ऑब्वियसली हमारे पास 2 हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का क्या रिलेशन है? टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो वी कैन से दैट, हम लोग इसे लिख सकते हैं वी टी वन डिवाइड बाई वी टी टू इज इक्वल टू वी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई वी टू का स्क्वायर। वी कैन से दैट अब वी वन हमारे पास क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, हमारे पास ये बनता है 1/4, जिसे हम लोग जो है वो 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन बी। और ये उसने अगर आपसे मासेस का पूछा था तो मासेस के साथ हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी फ्लूइड फ्लो। इसमें हमारे पास छोटी मोटी 1-2 डेफिनेशन हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है। तो स्ट्रीम लाइन जो है वो जब हमारे पास फ्लूइड जो है वो एक सीक्वेंस में फ्लो कर रहा हो, मतलब उस फ्लूइड के सारे पार्टिकल्स, तो उसे हम लोग जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अगर कोई फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, जो सबसे आगे पार्टिकल है जो उसकी मोशन है या जो उसकी मूवमेंट है, पीछे वाले सारे पार्टिकल अगर वो सेम मूवमेंट को फॉलो करें ना, सेम उसको फॉलो करें पाथ को, तो उसे हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इसने सिर्फ ये लिखा है कि हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स होती है ना वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है कि हमारे पास जो फ्लूइड का इरेगुलर फ्लो होता है ना उसे हम लोग ट्रबुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, वैसे एमसीक्यूज़ में नहीं आती। जो कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि टर्मिनल वेलोसिटी के मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी के रेडियस के स्केल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल हो तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वो उसकी वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज ना हो मतलब फास्ट मूव कर रहा हो तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी के स्केल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब इस तरह के एमसीक्यूज़ जो है आप लोगों से जो है वो पूछे जाते हैं।
अब इसके बाद हमारे पास है जी आइडियल फ्लूइड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होता है, मतलब उसमें किसी भी किस्म की फ्रिक्शन जो है वो नहीं होती, ठीक है। हमारे पास वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, और उसका फ्लो जो है वो लैमिनर फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कहता है कि हमारे पास जो मैस का फ्लो है ना इनटू द वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द मैस फ्लो रेट आउट। तो इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग इसका रिलेशन लिख लेते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो इस रिलेशन में हमारे पास जो A है ना वो एरिया को शो कर रहा है और V जो है वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। बाकी इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। जो MCQ पॉइंट्स थे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस लॉ पर बेस करती है, बर्नौलीज इक्वेशन किस लॉ पर बेस करता है, तो यही एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बाकी इनमें कोई इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नहीं है। स्पेशली कि MG कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है। MD कैट में तो ये चैप्टर एक्सक्लूडेड है। अच्छा, ऊपर मुझसे जो है वो एक मिस्टेक हुई है, मैंने रिलेशन बताया था आपको कि A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2, ठीक है। ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एरिया जो A जो है वो एरिया को डिनोट कर रहा है और V वॉल्यूम को कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। A जो है वो एरिया को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो V है ना बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लो। अच्छा, इस रिलेशन के मुताबिक जो है वो उसने यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। कहते हैं कि अगर हमारे पास एरिया जो है, अच्छा कहता है कि एरिया ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ फ्लूइड, मतलब अगर हम लोग जो है वो हमारे पास एरिया जो है वो इंक्रीज़ होगा ना तो फ्लूइड की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात भी ठीक है। फिर उसने बोला कि अगर हमारे पास एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो डिक्रीज़ होती है, हम लोगों ने अभी बात की है, और ये वो सेम पॉइंट है ये ऊपर वाले। तो इस इक्वेशन को आप लोग डिफरेंटली अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास A1 V1 इक्वल है A2 V2 के, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1, क्योंकि हमारे पास एरिया का जो है वो वेलोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। फिर आगे उन लोगों ने जो है वो डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। कहता है कि अगर आप लोगों को जो है वो एरिया की जगह जो है वो रेडियस गिवन हो, तो हमें पता है कि एरिया का क्या फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन से दैट, जस्ट आप लोग इस वैल्यू को पुट कर लो, दैट इज इट हो जाएगा। तो हम लोग पुट करके देखते हैं इधर पाई आर स्क्वायर 1 V1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2 V2। अब ये हमारे पास जो पाई पाई है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा R1 का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर V2। तो ये आप लोगों के पास रिलेशन बन जाएगा। फिर कहते हैं कि अगर डायमीटर गिवन हो तो रेडियस हमारे पास इज इक्वल टू D/2, तो इस तरह से आप लोग रिलेशन को जो है वो निकाल सकते हो R की जगह D/2 पुट करके, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो फाइनल इक्वेशन आप लोगों के पास ये बनती है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन करके आप लोग रेट ऑफ फ्लो को फाइंड करो, फिर आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मतलब डिफिकल्ट MCQs इस चैप्टर से नहीं आते, ठीक है। वो सुपरफिशियली MCQs दे रहे होते हैं, कुछ हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे केस 4 है, आप लोग इस रिलेशन को देख सकते हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि हमारे पास जो डीप वाटर होता है ना वो स्लोली जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू शैलो वाटर। लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट्स है ना वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, ये आप लोगों को पता हो कि डीप वाटर जो होता है ना वो स्लोली जो है वो फ्लो करता है एज़ कम्पेयर टू शैलो वाटर, और हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डीप का भी और शैलो का भी जो है वो सेम होता है। तो आप लोगों से अगर MCQ पूछे कि आप लोग बताओ कि हमारे पास एक डीप वाटर फ्लो कर रहा है और एक शैलो वाटर है, तो वॉल्यूम जो है वो किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, तो आप लोगों ने बोलना है कि वॉल्यूम तो सेम होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन ने क्या किया था, उसने जो है वो फ्लूइड के प्रेशर को और उसकी स्पीड को जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट किया था, ठीक है, और उसकी एलिवेशन को भी, इन तीनों चीज़ों को उसने आपस में रिलेट किया था। और उसने कहा था कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है। फिर उसने कहा है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन को जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसकी कुछ कंडीशंस बताइए। कहता है कि ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो एंड फ्लो इन, और वो ट्रबुलेंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, वो स्टेडी स्टेट मैनर में फ्लो कर रहा हो, तो उस पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वी कैन अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन या वी कैन नॉट अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। आप वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसी स्टेटमेंट के रिलेटेड उसने जो है वो एक रिलेशन निकाला, वो आप लोगों के सामने है।
यहाँ पे इसने पॉइंट लेके कहता है कि रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, फ्लो स्पीड एंड द हाइट फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, तो हम लोग बर्नौलीज फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ यूजेस लिखे हैं कि इसको हम लोग जो है वो प्लम्बिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एरोप्लेन की फ्लाइट्स होती हैं उसमें भी हम लोग ये बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास जेट्स एंड नोजल्स। हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को जो है जेट्स एंड नोजल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कहता है कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड में इंक्रीज है ना वो उतना ही ग्रेटर होगा, और प्रेशर ड्रॉप भी जो है वो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ग्रेटर होगा तो उतना ही हमारे पास इंक्रीज इन स्पीड भी जो है वो स्मॉलर होगा, और प्रेशर ड्रॉप भी जो है वो स्मॉलर होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास टॉरिसल्स थ्योरम। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग स्पीड ऑफ फ्लक्स को फाइंड करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं। तो स्पीड ऑफ फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो टॉरिसल्स थ्योरम यूज़ करते हैं, विच इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें उसने आपको एक रिलेशन दिया है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। यहाँ पे वो कहता है कि v का हमारे पास जो है वो हाइट के इसके रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये आप लोग रिलेशन आगे जाकर MCQs में यूज़ करोगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उसने दिया है, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये आप लोगों ने देखनी है कि हमारे पास जो टैंक है ना उसका वॉल्यूम जो है उसका स्पीड ऑफ आउटलेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब हमारे पास टैंक का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा ना हमारे पास आउटलेट स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है, कहता है कि हमारे पास जो स्मॉल वी है बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर द रूट ऑफ h, जो कि हम लोगों ने ये ऊपर बात की है ये, ठीक है, कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ h। मतलब टैंक की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टैंक है, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने जो है वो फ्लूइड को बाहर निकालने की, जैसे आप लोगों की टैंकियाँ होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टैंक है इसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी तो उतना स्पीड के साथ हमारे पास यहाँ से जो है फ्लूइड जो है वो आउटर साइड पे जो है मूव करेगा, ठीक है। तो इन्हीं एप्लीकेशंस के रिलेटेड कुछ MCQs भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द हाइट 20 मीटर टैंक टू दैट ऑफ द 10 मीटर टैंक। तो जस्ट सिंपल हम लोगों ने आपको बताया था कि v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ h। तो जस्ट आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करो। यहाँ पे अब हम लोग दो टैंक्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हो v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ h1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ h2। जस्ट आप लोग वैल्यूज पुट करो तो आप लोगों के पास 2:1 जो है वो आंसर आ जाता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कहता है कि इफ़ एयर इज़ ब्लोन ओवर द पेपर पेज एट रेस्ट व्हाट विल हैपन टू द पेज। कहते हैं कि अगर हम लोग जो है वो ये पेपर है, ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो एयर को जो है वो भरें, ठीक है, ब्लो करें, तो इस पेज के साथ क्या होगा। क्या पेज जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, या वो राइट मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, उसके साथ क्या होगा। तो कहता है कि इफ़ एयर इज़ ब्लोन द एयर स्पीड इंक्रीजेस, बिल्कुल, ओवर द पेज एट द प्रेशर डिक्रीजेस। स्पीड इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सो पेज जो हमारे पास अपवर्ड मूव करेगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक केस है, कहता है कि व्हेन द एयर इज़ ब्लोन हार्डर थ्रू द स्ट्रॉ द 2 पिंग पोंग बॉल्स विल मूव। तो जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक उन्होंने केस दिया है कि दो हमारे पास पिंग पोंग बॉल्स हैं, ठीक है, वो अटैच्ड है किसी सरफेस के साथ। हम लोग पेपर की थ्रू जो है वो इनमें एयर जो है वो ब्लो करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों बाल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएगी। क्यों, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये दोनों बाल्स एक दूसरे के जो है वो करीब आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और उसने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, कहता है कि अगर हमारे पास दो शिप्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, तो बर्नौलीज इक्वेशन के बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि प्रेशर जो है वो एयर का जो है वो वहाँ पे डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, हमारे पास एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे उसने एक और केस डिस्कस किया, कहता है कि अगर एक पर्सन है वो ट्रेन स्टेशन पे खड़ा है और वो ट्रेन की जो पटरी होती है उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा है, अगर ट्रेन वहाँ से जो है वो गुजरती है तेज़ी के साथ, वो बंदा जो है वो फॉरवर्ड जो है वो गिरता है, तो ऐसा क्यों होता है। बर्नौलीज इक्वेशन ने ये बोला कि हमारे पास प्रेशर जो है वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो बंदा जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जो है वो गिरेगा या मूव होगा। तो ये सारे वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की एक्सरसाइज में जो है मैंशनड है, लेकिन समटाइम्स आप लोगों की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी MCQs बन के आ सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास है जी पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट, कहता है कि ऑल द लिक्विड्स एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो उसे हम लोग पास्कल लॉ कहते हैं। अब इसमें किसी भी किस्म का एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। और हमारे पास जो हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक लॉक या हाइड्रोलिक प्रेस होती है ना, बेसिकली इट इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, और ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए मतलब हाइड्रोलिक प्रेस और ये चीज़ें हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, बाकी इसमें किसी भी किस्म का एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट सारे वही थे जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।